वेलकम एवरीवन। आभा, यश, सान्या, राहुल, अंकिशा, एवरीवन वेलकम। सो आई वुड रिक्वेस्ट इफ यू हैव एनी क्वेरीज प्लीज लेट मी नो। आपकी जो भी क्वेरीज हैं मुझे बताइए। गुड इवनिंग सर, कैसे हैं आप? मैं अच्छा हूँ राहुल, गुड इवनिंग। सर, मेरा डाउट ये था कि एफएमआई को कैसे अप्रोच करें और क्या रिसोर्स रखना है। मैंने अभी तक मतलब पर से फॉर्मली नहीं पढ़ा है वो। मतलब जो बेसिक अपना इकोनॉमी और कॉमर्स का नॉलेज है उसी से वो है जो सीए के दौरान पढ़ा हुआ था, बट फॉर्मली इसके लिए मैंने अप्रोच नहीं किया। तो क्या रिसोर्स रखना है और क्या कैसे करना है, प्लीज़ इस पे गाइड करें। देखिए, पहली बात तो इफ यू टॉक अबाउट एफएमआई, इफ यू सी द क्वेश्चंस ऑफ दिस ईयर, दे आर आस्किंग द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड दे आर कंबाइनिंग two questions of 10 marks now into one question of 10 marks। मतलब कि suppose they asked one question of 10 marks in 2014, one question of 10 marks in 2017। अब उन्होंने क्या किया है, वो वाले दोनों क्वेश्चन को मिला करके अब 10 मार्क में कन्वर्ट कर दिया है। जैसे कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट, एंड डिस्कस द लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी एज पर आरबीआई। तो पहले ही क्या किया था उन्होंने, दो दो क्वेश्चन, दोनों क्वेश्चंस को अलग अलग बनाया था, 10 मार्क का 10 मार्क का। अभी क्या किया उन्होंने, दे हैव कंबाइंड बोथ द क्वेश्चंस इनटू सिंगल क्वेश्चन, राइट। तो एक तो ये डिफरेंस किया है एफएमआई में। इस तरह का आप 2014 का जो पैटर्न है, 2024 का जो पैटर्न है वो आप देखिएगा। सेकेंडली, नाउ कम्स टू द कंटेंट कि एफएमआई में क्या कंटेंट हो सकता है। तो मैं अभी आपको कोशिश करता हूँ, एक्चुअली मैं एक जो हमारा क्लास नोट्स होते हैं जो क्लास के अंदर हम कवर करते हैं, वो मैंने एक कंपाइलेशन बनाया हुआ है। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं आपके साथ शेयर कर सकूँ वो। जस्ट अ मिनट। ओके, अभी मैं ट्रेस नहीं कर पा रहा हूँ बट आई विल प्रोवाइड इट मे बी टुमारो और सो। सो एक अच्छी पीडीएफ है, क्लास नोट्स है बेसिकली। ओके सर। वो मतलब हैंड रिटन नोट्स हैं। आप वो वो फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर जो मेजर मेजर क्वेश्चंस हैं प्रीवियस ईयर वो मैंने कवर किए हुए हैं। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आप अगर आप चाहते हैं तो हमारी जो एफएमआई की बुक है वो आप पढ़ लीजिएगा। मतलब तो ये दोनों चीज रिसोर्सेज अपने आप में सफिशिएंट है। मतलब क्लास नोट्स एंड प्रिंटेड कंटेंट ऑफ डायडमी दोनों मिला करके ये सफिशिएंट है। और लास्ट के जो 5 ईयर के क्वेश्चन है वो देख लीजिएगा बस। ओके सर। सर, जैसे अगर मैं अभी कल से पढ़ना स्टार्ट करूँ तो कितने आवर्स देने सफिशिएंट रहेंगे एफएमआई को, और अलॉन्ग विद आंसर? आप इसको अगर 4-5 घंटे दोगे तो एक हफ्ते में हो जाएगा आपका आराम से। ठीक है सर, ठीक है सर। मतलब आपका प्राइमरीली यहाँ पर कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट, आरबीआई, बैंकिंग, और फिर आपकी सर्विसेज है लास्ट में। स्टार्टिंग वाला एक चैप्टर है वो है आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और मार्केट एंड ऑल। तो बेसिकली जो लिमिटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उनको आपको अच्छे से करना है, और जो कंटेंट मैं आपको बता रहा हूँ वो कंटेंट सफिशिएंट है। वहीं से ओके आपको सर। सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मतलब है ना। ओके सर। ओके जी, एनी अदर क्वेश्चन एनीवन? सर आई जस्ट हैव ए जनरल डाउट कि मुझे अपने आंसर राइटिंग में मेनली मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है इंट्रो, कंक्लूजन और न्यूमेरिकल्स में। जो कमेंट्स लिखने होते हैं नीचे जब जैसे जगह बच जाती है, तो वो सोचने में मेरा बहुत टाइम वेस्ट हो रहा था। तो आई वाज वंडरिंग इफ देयर इज एनी कंपाइलेशन या कंपेंडियम जिसमें कुछ रेडीमेड इंट्रोज या कंक्लूजन्स हैं, एंड ऑल्सो लाइक कि कैसे टाइप के न्यूमेरिकल में क्या कमेंट्स लिखने चाहिए नीचे। ओके, देखिए इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन कंक्लूजन का कंपाइलेशन तो अभी हमारे पास कोई ऐसा नहीं है। हाउएवर आई विल से कि यहाँ पर कोई क्वेश्चंस काफी यूनिक टाइप के होते हैं, तो हम कुछ अप्रोच फॉलो कर सकते हैं। जैसे आपने बताया कि सर टाइम बहुत लग रहा है इंट्रोडक्शन में। सो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आप व्हेन यू आर राइटिंग द आंसर, आपका सीक्वेंस शुड नॉट बी इंट्रोडक्शन, बॉडी, कंक्लूजन। आपका सीक्वेंस होना चाहिए बॉडी, देन इंट्रोडक्शन एंड देन कंक्लूजन। बिकॉज बॉडी पार्ट आपका 80% जाएगा, और बॉडी पार्ट एक बार आपने अच्छे से लिखा
तो फिर इंट्रोडक्शन के आइडियाज भी आपके माइंड में आ जाएंगे। आप होता ये है कि हम लोग इंट्रोडक्शन के बारे में सोचना शुरू करते हैं और इंट्रोडक्शन माइंड में आता नहीं है, तो इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम। वहां से क्या होता है कि फिर हमारा आंसर स्टार्ट ही नहीं हो पाता, है ना? इज दैट द प्रॉब्लम, सान्या? यस यस सर। तो एक तो अप्रोच आपको चेंज करना होगा कि आपको बॉडी से लिखना होगा। आप उसके लिए क्या कीजिए, 3-4 लाइन छोड़ दीजिए अभी तो, क्योंकि आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो यू कैन अंडरस्टैंड कि ठीक है 3-4 लाइन्स अगर कम पड़ेंगे तो बाद में 4-5 लाइन्स कर देंगे। तो 4-5 मतलब 3-4 लाइन्स का स्पेस छोड़ दीजिए जहां पर आप 2 सेंटेंस लिख सके, मैक्सिमम 2 से 3 सेंटेंस, और उसके बाद अपना आंसर को स्टार्ट कर दीजिए, क्योंकि एटलीस्ट आपकी स्पीड बन जाएगी। बाद में इंट्रोडक्शन फटाफट से लिख दोगे आप। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि सर इंट्रोडक्शन में लिखें क्या, क्योंकि इंट्रोडक्शन में अगर हमें ये बताए क्या लिखना है तो फिर हमें बहुत आसान रहेगा। तो सबसे पहले तो डेफिनेशन, अगर आप कोई भी डेफिनेशन जानते हैं अच्छे से, स्पेशली पेपर 2 में तो डेफिनेशन बहुत काम आती है। अगर उन्होंने कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछा है तो वहां पर भी डेफिनेशन आप लिखिए। डेफिनेशन आप लिखेंगे तो एज पर सम थिंकर लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। कोई ऑथेंटिक सोर्स का रेफरेंस देंगे, जिस भी सोर्स से आपने वो डेफिनेशन ली है। जैसे कि हमारी स्टडी मटेरियल में हमने जो डेफिनेशंस दी हुई हैं आप उसको यूज कर सकते हैं, या जो भी आप यूज कर रहे हैं उसको भी आप यूज कर सकते हैं। और इसके अलावा सेकंड इज, आप जैसे कि फॉर एग्जांपल आई वाज डिस्कसिंग द क्वेश्चन ऑफ एक्सप्लेन द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन द फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब यहाँ पर क्या है कि जो कॉन्सेप्ट ऑफ वेल्थ मैक्सिमाइजेशन है, दिस कॉन्सेप्ट केम बिकॉज ऑफ द लिमिटेशंस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो वी शुड लिंक द कॉन्सेप्ट विद द अर्लियर कॉन्सेप्ट। तो अगर हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव लिख रहे हैं तो वी शुड राइट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन को हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे, व्हाट इज द लिमिटेशन ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन दैट नेसेसिटेटेड द वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। सेकंड आपका ये हो गया, ठीक है। थर्ड वे ऑफ इंट्रोडक्शन इज दैट यू कैन गिव ए कोटेशन। और कोटेशन को आप अपने फिर क्वेश्चन की लैंग्वेज से लिंक करेंगे। आपने जो भी कोटेशन इसमें लिखी, उस कोटेशन को जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है, जो क्वेश्चन आप आंसर कर रहे हैं उसकी लैंग्वेज से लिंक करेंगे उसको। ये थर्ड आपका टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन हो गया। फोर्थ टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन इज like it is possible whenever there is a question which is based on the current affairs. Suppose फाइनेंशियल मार्केट्स में क्वेश्चन आया है आपका, या कोई भी अदर क्वेश्चन है किसी और पेपर में जहां पर भी करंट अफेयर्स हैं, तो वहां पर आप करंट अफेयर्स से इंट्रोड्यूस कर सकते हो। दैट इज अनदर काइंड ऑफ इंट्रोडक्शन। सो एंड नेक्स्ट इज यू कैन राइट ए ब्रॉडर फ्रेमवर्क वेयर दिस क्वेश्चन इज कमिंग फ्रॉम। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ द क्वेश्चन इज अबाउट से एनी मॉडल, किसी मॉडल का क्वेश्चन आता है तो आप फिर लिखेंगे कि देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉडल। फॉर एग्जांपल आप डिविडेंड थ्योरीज की बात कर लीजिए, तो डिविडेंड थ्योरीज का इंट्रोडक्शन कैसे लिख सकते हैं? यू कैन राइट डिविडेंड थ्योरीज कैन बी रेलिवेंट थ्योरीज इन द ब्रैकेट which says that dividend decision has an impact on the value of the firm, bracket closed, and irrelevant theories in the bracket, no impact on the value of firm, है ना? Then you write whatever they are asking. तो मतलब ये 6 टाइप ऑफ इंट्रोडक्शन जो है ये सफिशिएंट है अपने आप में। तो इस तरह से आप अगर देखेंगे तो ऑलमोस्ट एवरी क्वेश्चन यू कैन गिव द इंट्रोडक्शन। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो सिंपल है डेफिनेशन या कोटेशन। तो कोटेशन के लिए क्या है कि कोटेशन में पेपर 2 में स्पेशली आप 20-25 कोटेशन याद करके रख लो, और वो आप ऐसे कोटेशन याद करो जो आपकी मैक्सिमम जगह पे यूज हो सकती हैं, आप उसको लिखिए। डेफिनेशन तो यू विल ऑलवेज रिमेंबर, मतलब आप हर एक कॉन्सेप्ट की डेफिनेशन तो पढ़ेंगे पढ़ेंगे, तो वो डेफिनेशन आप यूज कीजिए उसमें। ओके सर। एंड सर न्यूमेरिकल में जैसे सपोज अगर कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन है, तो आर देयर एनी थंब रूल्स कि उसके कमेंट्स जो हम लास्ट में लिखते हैं उसमें ये तो एस्पेक्ट कवर करना ही करना है, या फिर अपने अंडरस्टैंडिंग से कुछ भी? देखिए हाँ, कमेंट वाली जहां तक बात है तो कमेंट वाली बात भी फाइनेंशियल अकाउंटिंग में तो कोई कमेंट की जरूरत है नहीं आपको। सिर्फ आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आएगी और कोस्टिंग में आएगी। और वहां पर भी कोस्टिंग की बात भी अगर हम करें तो कोस्टिंग में भी सिर्फ और सिर्फ आपकी मार्जिनल कोस्टिंग में या स्टैंडर्ड कोस्टिंग में आएगी। और मार्जिनल कोस्टिंग में तो अपने आप ही क्वेश्चन पूछता ही है कि क्या उसकी डिमांड है, वहां पर भी जो क्वेश्चन की डिमांड है वो आप फुलफिल कर रहे हो। प्रोसेस कोस्टिंग में जो क्वेश्चन की डिमांड है वो फुलफिल कर रहे हो, अलग से कोई कमेंट की जरूरत नहीं है। सिर्फ स्टैंडर्ड कोस्टिंग में वहां पर भी वो पूछते हैं कि इंटरप्रेट दिस वेरिएंस वेरिएंस एनालिसिस में, वहां पर आप दोगे। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे ज्यादा रोल होता है कमेंट का, वहां पर भी वो क्वेश्चन पूछते हैं
मोस्टली वो कमेंट बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, और आपको ऐसा नहीं है कि आउट ऑफ द वे जाकर के कुछ लिखना है। जहां तक कैश फ्लो की बात है, तो कैश फ्लो स्टेटमेंट में कमेंट के लिए जैसे कि सपोज वहां पर आपके 3 आइटम्स हैं, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अब उसको इंटरप्रिटेशन कैसे करते हैं? सपोज ऑपरेटिंग एक्टिविटी में देयर इज ए इनफ्लो ऑफ 5 लाख रुपीज, नेट इनफ्लो है ना, एंड इन्वेस्टिंग में देयर इज ए आउटफ्लो ऑफ 2 लाख रुपीज, फाइनेंसिंग में देयर इज ए आउटफ्लो ऑफ 3 लाख रुपीज। तो अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे कि कंपनीज जनरेटिंग द फंड्स फ्रॉम कंपनीज जनरेटिंग द कैश फ्रॉम द ऑपरेशंस एंड यूजिंग दिस टू मेक द इन्वेस्टमेंट in the bracket 2 लाख रुपीज and to repay the loan or buy back the capital in the bracket 3 लाख रुपीज। तो एक आपका जो तीनों इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में जो रिलेशन आपको दिख रहा है ना वहां पे, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट का पर्पस ही क्या होता है? पर्पस इज दैट वी वांट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द सोर्स ऑफ कैश एंड व्हाट इज द यू नो वेयर द कैश इज गोइंग। तो कैश का मूवमेंट कैसे हो रहा है, कहाँ से कैश आ रहा है, कहाँ को कैश जा रहा है, जनरेशन कहाँ से हो रहा है, और उसका यूज कहाँ पे हो रहा है। उसी पैटर्न को आपको आइडेंटिफाई करना है, मेजर मेजर आइटम्स को देखना है आपको, और उसी को आपको कमेंट में लिखना है। तो कैश फ्लो में तो सिंपल ये है, मतलब आपको एक ग्लैंस और एक मैक्रो व्यू आपको देखना है बस उसमें, ठीक है। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू सो मच। हाँ, बाकी सपोज हम अदर चैप्टर्स की बात करें, सपोज कैपिटल बजटिंग है। कैपिटल बजटिंग में दे विल ऑलवेज आस्क यू कि शुड वी गो फॉर रिप्लेसमेंट और नॉट। अगर रिप्लेसमेंट वाला क्वेश्चन है तो देन यू विल डू द कैलकुलेशन, मेक द कंपैरिजन एंड गिव द कमेंट दैट वी शुड गो बिकॉज दिस इज ऑफरिंग अस हाई एनपीवी, इट इज इंक्रीजिंग द एनपीवी बाय 20,000 और सो, है ना। और मे बी क्वेश्चन है सपोज आपका डिविडेंड मॉडल में, तो डिविडेंड मॉडल में भी दे विल आस्क, क्योंकि वोल्टर के हिसाब से आप कैलकुलेट कीजिए, तो आप उसमें कैलकुलेट करोगे एंड देन यू विल लिंक इट विद द वोल्टर मॉडल कि भाई अगर आर इज मोर देन मतलब रिटर्न इज मोर देन कॉस्ट, तो उस केस में कितना वैल्यू आ रहा है। और ये वोल्टर मॉडल भी सेम चीज कहता है। तो आपको क्या करना है कि जिस कॉन्सेप्ट का वो क्वेश्चन है उस कॉन्सेप्ट से लिंक करना है आपको, है ना। कोई क्वेश्चन आपको सपोज आता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल का, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में दे आर आस्किंग यू टू कैलकुलेट वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल में आपने देखा कि 50% इक्विटी है, 20% डेट है, और 30% सपोज प्रेफरेंस है, और आपने देखा कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी हाईएस्ट है, और आपने देखा कि बिकॉज ऑफ दैट देयर इज इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यू कैन से दैट इन दिस केस वी आर यूजिंग इक्विटी, and equity is having higher cost of equity, that's why there is overall cost of capital is high. So if other factors, keeping in mind other factors, if there is no other problem, then probably we can increase the debt portion, so that our cost of debt less cost of debt will ultimately reduce the overall cost of capital, but it should not be excessive, है ना। मतलब कि आपको क्या करना है कि कंपनी, अगेन यहाँ पर हमें क्या देखना है कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन कैसे हो, उस पॉइंट ऑफ व्यू से हमें देखना है। सेकेंडली, जो यूजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, चाहे वो कैश फ्लो स्टेटमेंट पढ़ना चाहता है या कोई और डिसीजन मेकिंग आप कर रहे हो, तो वहां पर आप कोई एनालिसिस बताना चाह रहे हो, तो योर जॉब इज टू मेक इट वेरी वेरी एक्सप्लेनेटरी। और इसका मतलब ये नहीं है कि आपको यू हैव टू राइट हाफ पेज और यू हैव टू राइट कंप्लीट फिगर्स एंड एवरीथिंग। जस्ट राइट 1 सेंटेंस और 2 सेंटेंसेस। जैसे मैंने बताया था, कैश फ्लो में बताया था मैंने आपको कि ऑपरेशन से पैसा जनरेट हो रहा है और इन्वेस्टमेंट और फाइनेंसिंग में जा रहा है। या जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि कॉस्ट ऑफ इक्विटी हाई है और प्रोपोर्शन ऑफ इक्विटी हाई है, दैट्स व्हाई द कॉस्ट ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज हाई। इफ वी इंक्रीज द proportion of debt which has a lower rate of cost, then it will decrease the overall cost of capital. तो एक मतलब आपको ना क्वेश्चन टू क्वेश्चन डिपेंड करेगा कि आपकी कमेंट क्या होगी, और वहां पर आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी काम आएगी। वहां पर जितना आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उतनी अच्छी कमेंट आप लिख पाओगे। उसमें सिंपल सी बात है मतलब। और ऐसा नहीं है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करने का मतलब कि यू हैव टू डू समथिंग ग्रेट। जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है उसका जो कोर आइडिया है, अगर वो आपको क्लियर है, अगर आपको ये पता है कि वोल्टर मॉडल में 3 सिनेरियो होते हैं और परसेंटेज ऑफ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन वो डिपेंड करता है, तो ये ही चीज आपको अपने न्यूमेरिकल से लिखनी है। तो आपको कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी काम आएगी, इसके अलावा और कोई इसमें
कोई शॉर्टकट भी नहीं है और कोई ऐसा कोई रॉकेट साइंस भी नहीं है, इट इज इजी कंपैरेटिवली, है ना। ओके सर, सो नो मैटर व्हाट द टाइप ऑफ न्यूमेरिकल, बट अगर हम अपनी बस एक ऑब्जर्वेशन दिखा दें अपने कमेंट्स के थ्रू तो दैट वुड बस बी। ट्रू ट्रू ट्रू, मतलब आपको देखिए 98% जॉब होती है क्वेश्चन की जो पूछा गया है उसको लिखना, उसको बताना। अगर उसके बाद टाइम आपके पास बचता है, अगर आपको लगता है कि अभी मेरे पास समय है, स्पेस है और यहाँ पर कमेंट भी दी जा सकती है, तभी आप कमेंट लिखेंगे। ऐसा नहीं है कि आपको अननेसेसरी कमेंट लिखनी है ना। सपोज क्वेश्चन आ गया, सपोज शेयर कैपिटल के ऊपर। अब शेयर कैपिटल में उन्होंने पूछा है, उन्होंने क्वेश्चन दिया है कि भाई इसकी जनरल एंट्री करो और इसका बैलेंस शीट को फॉर्मेट बनाओ। तो आपको बनाना है, सिंपल बना के छोड़ दो, हो गया काम, कोई कमेंट की जरूरत नहीं है आपको, क्योंकि पूरी कैलकुलेशन आपने करके दिखा दी, आपने प्रेजेंटेशन पूरी दे दी, है ना। तो बेसिकली फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ज्यादा रोल होता है, क्योंकि फाइनेंशियल मैनेजमेंट का पर्पस भी क्या होता है, डिसीजन मेकिंग। तो डिसीजन मेकिंग में तो कमेंट दी जा सकती है, और तो कहीं पे ज्यादा कमेंट कुछ कोई रोल है नहीं। यस, मेक सेंस। हाँ, बाकी जगह पे सपोज इनकम टैक्स में बात करें तो इनकम टैक्स में आपका assumption का हो सकता है, या फिर एक्सप्लेनेशन का हो सकता है कि इफ यू आर नॉट ट्रीटिंग एनी आइटम, you are not including any item in the uh, taxable income, then why you are not including, आप उसका बताएंगे रीजन की बिकॉज ऑफ दिस सेक्शन वी आर नॉट इंक्लूडिंग, एग्जाम्पशन होगा इसलिए नहीं होगा, और इसको इग्नोर कर रहे हैं हम इसलिए इग्नोर कर रहे हैं। तो वहां पर आप एक तरह से अपने आंसर को जस्टिफाई कर रहे हो, जो कि हम अदरवाइज भी करते ही हैं। मतलब आपने बीकॉम में, सीए में, वहां पर भी यही करते हैं कि अगर कोई उन्होंने इनकम टैक्स में 20 आइटम्स दी हैं, 20 आइटम्स में से हम उसमें 15 आइटम्स अपने टैक्सेबल इनकम में डिस्क्लोज कर रहे हैं, 5 आइटम्स को वहां पर डिस्क्लोज कर ही नहीं रहे हैं, तो वी हैव टू टेल कि क्यों भाई वी आर नॉट डिस्क्लोजिंग, कौन से सेक्शन में किस लॉजिक से हम इसको डिस्क्लोज नहीं कर रहे हैं। या सपोज आपका कोई और भी क्वेश्चन है, तो कोई भी आइटम अगर हम नहीं ले रहे हैं, सपोज कोस्टिंग में क्वेश्चन है, कोस्टिंग में हम कोस्ट शीट बना रहे हैं और कोस्ट शीट में उन्होंने कोई ऐसी आइटम दी हुई है जो कि कोस्ट शीट में नहीं आती है, तो देन वी विल राइट एट द बॉटम दैट फाइनेंसिंग कॉस्ट इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉस्ट ऑफ कोस्ट शीट, दैट्स व्हाई इट इज नॉट बीन इंक्लूडेड इन द कोस्ट शीट, सिंपल। तो मतलब जो भी हम अभी तक करते हुए आए हैं अपने न्यूमेरिकल्स में, पास्ट में, बीकॉम में, सीए में, वो चीज कंटिन्यू करनी है। और इसके अलावा फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हमें अपनी तरफ से अपनी विजडम देनी है, जहां से हमारी कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी रिफ्लेक्ट होगी। बस इतना ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। ओके सर, गॉट इट, थैंक यू। जी, मोस्ट वेलकम। जी, एनी अदर क्वेश्चन? यदुनंदन, स्वाति? No, sir, I don't have any question as of now. ओके, फाइन फाइन। यश, अंकिशा, आभा? No, sir. सर एक क्वेश्चन है बट एकेडमिक डाउट से हटके है। बताइए। सर कैन यू सजेस्ट गुड लाइब्रेरी इन ओआरएन सर? I have no idea about ORN, so that's why I'm asking, sir. ओके, तो मुझे आप मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे, Done, sir, done. और फिर मुझे पूछना पड़ेगा एक्चुअली वहाँ पर कोई स्टूडेंट अगर होंगे ना, जी सर। तो जो फाउंडेशन बैच के स्टूडेंट होते हैं उनसे पूछना पड़ेगा कि कौन सी लाइब्रेरी उनको सूट करती है, जो जहाँ पे फैसिलिटीज वगैरह ठीक हो, है ना। That will be very kind of you, sir. Thank you. श्योर, वी डू दैट। अच्छा सान्या, आपने अगर नोट डाउन की हैं ये टाइप्स ऑफ इंट्रोडक्शन ना, सो कैन यू प्लीज शेयर इट विद मी, आई विल शेयर विद द एंटायर ग्रुप। श्योर सर। ओके, थैंक यू। Okay, fine. So in the previous session, we have discussed about Orvic's principle. So did you revise Orvic's principle? Or after that, if you are reading paper 2 or you're writing answers to paper 2, have you been trying to interlink the concept of principles of Orvic in your answers, in the concept, interlinkage and everything? यस सर। Yes. Okay.
ओके, तो मतलब आपके लिए ये पॉसिबल हो पा रहा है कि वो चीज आपको याद आ रही है और आप लिंक कर पा रहे हैं? Yes. यस सर। Okay, very good. So, on the similar lines, today we will do some principles of Fayol, right? So I have shared the screen, and this file I have already shared with you on the Telegram in the previous week. Is this visible? Yes, sir. So देखिए यहाँ पर क्या है कि जो प्रिंसिपल्स हैं, मोस्ट ऑफ द प्रिंसिपल्स वी ऑलरेडी नो, है ना? सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस डिस्कशन? जस्ट टू रिकैप, just to try to link with the concepts and just to get more clarity, है ना, कि exactly what is the meaning of this principle and how can we use. And we have similar principles of Urvik also, है ना? तो जैसे जैसे हम ये पढ़ेंगे, इन प्रिंसिपल्स को पढ़ेंगे, तो साथ साथ में हम ये भी देखेंगे कि क्या उर्विक के भी कुछ प्रिंसिपल्स हैं, सिमिलर प्रिंसिपल्स, और अगर है तो कौन सा प्रिंसिपल है जो सिमिलर है ना? बिकॉज हम अपने आंसर्स में उर्विक का रेफरेंस भी दे सकते हैं और फेयोल का रेफरेंस भी दे सकते हैं. सो फर्स्ट प्रिंसिपल इज डिवीजन ऑफ लेबर. अगर आप देखेंगे तो डिवीजन ऑफ लेबर जो है, दिस इज अ वेरी वेरी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ क्लासिकल थ्योरीज. क्लासिकल थ्योरीज में आप ये मान के चलिए कि डिवीजन ऑफ वर्क इज द वेरी इंपॉर्टेंट पिलर, राइट? आप चाहे टेलर की बात करें, वेबर की बात करें, और ओरविक और आपका फेयोल, सारे थिंकर्स ने डिवीजन ऑफ वर्क की बात की है. एंड डिवीजन ऑफ वर्क basically means dividing the work into small tasks and assigning the responsibilities to the specific individual. And it brings specialization and it makes the employees efficient, right? तो बताइए मुझे, वेयर ऑल एट ऑल प्लेसेस, कहाँ कहाँ पर हम इसको यूज कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क को? And it can be in paper 1, paper 2, HRM, IR, OB, OT, anywhere. And you can try. If you are not sure, still you can speak and I will say no, I will not use it, no problem. मतलब कि रिजेक्शन के डर से मत आप अपने आप को स्टॉप कीजिए, जस्ट एक्सप्लोर इट. हमारा अभी पर्पस है कि हम थोड़ा सा एक अपनी इमेजिनेशन को एक्सपैंड करें, है ना? सर प्रोसेस कॉस्टिंग. ओके, वेरी गुड. प्रोसेस कॉस्टिंग में हम कर सकते हैं. यस, प्रोसेस कॉस्टिंग इज आल्सो डिवीजन ऑफ वर्क इनटू वेरियस प्रोसेसेस. वेरी गुड. Differentiation. Differentiation, yes, very good. So I will request if anyone can please write down Yes sir, whatever. I'm writing sir. Okay, fine, Rahul, thank you. The differentiation, yes, very good. Differentiation of tasks, very good. Job description. Yes, job description में, very good. Organizational design.
organizational design. Okay, one of the principle of organizational design. This is very good. Specialization, है ना? Functional structure, right? Functional structure. That means functional organizational structure, है ना? One of the factors for motivation. One of the factors for motivation means you are saying job Equity theory. satisfaction. Equity theory, hygiene factors. हाँ, इक्विटी थ्योरी तो आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड, बट हाँ, हाइजीन फैक्टर्स में कह सकते हैं. Role clarity. रोल क्लैरिटी, यस. इजी परफॉर्मेंस असेसमेंट, है ना? परफॉर्मेंस वैल्यूएशन. Conflict management. Yes, minimizing the conflicts. Very good. Controlling the power politics. And if the work is clearly divided, then we can minimize the power politics. अब देखिए इसको यूज कैसे करना है. जैसे कि when I'm saying it will be helpful in reducing the power politics. तो आपको क्या लिखना है? जैसे आप लिखेंगे steps to minimize power politics. Number 1, clear division of work. In the bracket, FAOL, bracket closed, simple. मतलब आपको प्रिंसिपल का नाम लिखना है and you just have to write in the bracket the clear meaning of this reference of this principle कि who has given this principle. ठीक है, just it. मतलब इसके अलावा और कुछ भी नहीं करना आपको, है ना? और इसका corresponding principle of Orvik क्या है बताइए? You can also open, आप चाहे तो ओपन भी कर सकते हैं Orvik के प्रिंसिपल को, अगर आपको याद नहीं आ रहे हैं तो. corresponding, yes, principle of specialization. Very good. प्रिंसिपल ऑफ स्पेशलाइजेशन, है ना? वो आपका यहाँ पर प्रिंसिपल ऑफ ऑर्विक हो गया. फाइन. सेकंड प्रिंसिपल इज प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. Authority is the right to give orders and power to obtain obedience. Managers must be able to give orders and authority gives them this right, है ना? बताइए where out we can use it. और आप बताते रहिए, आप बोलते रहिए. I will not say anything. If I find anything which is not acceptable, then I will say कि okay, this is not right. Otherwise, if you are saying something and I am silent, that means it is okay. So basic organizational structure and organizational designing, and can also be used in organization culture. कि culture किस तरह का रखना है. If सर इसमें अगर culture का एक बार आप बता पाएगा किस तरह से use कर पाए इसमें. कल्चर में कल्चर में द कल्चर ऑफ डिसिप्लिन कह सकते हैं हम लोग. कल्चर ऑफ प्रोफेशनलिज्म. If everything is well defined, authority and everything, then it can bring the efficiency and all. But उतना strong नहीं है, मतलब directly कोई बहुत अच्छा वो नहीं है, मतलब इसमें interlink. Okay sir. Okay sir. Classical approach of organization. Again, power politics can be controlled with the proper division of powers and authority. डेलीगेशन में इसको यूज कर सकते हैं. डिसेंट्रलाइजेशन में इसको यूज कर सकते हैं. फ्लैट स्ट्रक्चर भी यूज कर सकते हैं इसको. चेन ऑफ कमांड में यूज कर सकते हैं इसको. Sir, it can be factor one of the like thing that integration के लिए called integration के लिए Yes, use. yes, vertical integration. Very good. Vertical integration के लिए यूज कर सकते हैं इसको. Inversely proportional to the competence of the team. Yes.
And what is the corresponding principle in the Urvik? It is same principle of authority and responsibility, है ना? तो जब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि उर्विक भी हम साथ में पढ़ रहे हैं, तो हम इसको कैसे लिखेंगे? सपोज वी आर गिविंग द रेफरेंस ऑफ प्रिंसिपल, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, सो वी विल राइट इन द ब्रैकेट फेयोल एंड उर्विक, है ना? क्योंकि सेम प्रिंसिपल दोनों ने दिया हुआ है, तो दोनों का रेफरेंस लिखेंगे हम यहाँ पे। नेक्स्ट इज डिसिप्लिन। एम्प्लॉय मस्ट ओबे एंड रिस्पेक्ट द रूल्स दैट गवर्न द एंटरप्राइज। बताइए यहाँ पर कहाँ मतलब यूसेज क्या होगा इसका? Sir, maybe industrial dispute. वेरी गुड। Work culture. Yes, Industrial relation. yes, like feature of good IR or the prerequisite of good IRs. Very good. Collective bargaining that employees को within rules रह के करना चाहिए। Yes, रियलाइजेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स, या फिर ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को इंडिविजुअल गोल से अबव रखना। okay. Training process. Sorry, which process? Training process में just maybe this should be taught to them कि rules क्या है and how to obey the rules. Yes, very good. The one of the objective of training can be to bring the discipline. Leadership style to be will be depend upon the extent of discipline of subordinates. Yes, very good. Next, we have unity of command. An employee should receive commands from only one superior, है ना? And correspondingly, in the principle of Orvik also, the same principle is there. Principle of unity of command, which says one boss only, and one person directing, one person being directed by one boss only, है ना? One superior, one boss. तो बताइए कहाँ पे यूज कर सकते हैं इसको? Organizational efficiency. Okay, again, you have to talk in terms of syllabus because organizational efficiency is a very general word. आपको बताना है कि सिलेबस में हम यहाँ पे लिखेंगे और वहां से एफिशिएंसी इंक्रीज हो सकती है। ओके, एवरीवन जस्ट गिव मी 2 minutes, है ना? जस्ट 2 मिनट दीजिएगा। मीनवाइल आई हैव changed the principles, आप देख लीजिएगा and you please continue with the exercise. I'll be back in 2 minutes. आप प्लीज कंटिन्यू कीजिएगा, ठीक है? You please keep continuing. Rahul, you can just coordinate and you can speak out the principal name and others can keep writing, keep speaking about. ओके सर। सो यूनिटी ऑफ कमांड हम कहाँ यूज कर सकते हैं? Vertical integration. आई एम राइटिंग इन रफ, एक बार सर आ जाएंगे तो हम एक बार उनके साथ डिस्कस कर लेंगे अकॉर्डिंगली। सो एक बार मैं रफ में लिख रहा हूँ सारा। हाँ जी, कहाँ यूज कर सकते हैं इसको? Vertical integration. राइट, Top down flow of communication. कहाँ पे? Top down flow of communication. ओके, यूनिटी ऑफ कमांड, इसको हम उसमें भी यूज कर सकते हैं कि जैसे मोटिवेशन में, कि अगर मल्टीपल जगहों से वो मिलेगा कि कमांड्स मिल रहे हैं तो एम्प्लॉय विल बी लेस मोटिवेटेड, आई गेस। You all can Yeah. keep your views, whether it seems right or not.
Yeah, I don't know about motivation, but it'll definitely be confusing. So if we can somehow relate being confused to losing motivation, then it'll make more sense, I guess. Okay. Okay. Yeah, like role clarity. Right. It can also be okay, नहीं उसमें नहीं होगा. Command only from one superior. Employee should command. Will it lead to centralization of processes in the organization? आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है. Centralization of processes in the organization. Realization of organizational goals. Centralization. Okay, हाँ, right. Centralization, ठीक है. And then it also impacts the politics, power and politics in the organization. Okay. And delegation में भी use हो सकता है ये. Designing of organization structure in such a way that there are no too many bosses. Right. Like one of the principle of organizational designing. Specialization and coordination. So specific teams, specific leaders for specific processes. Okay. Anything else? इसमें भी use हो सकता है कि deciding organizational goals like strategic moving या फिर implementation of organizational goals better way में हो पाएगा. Yeah, that makes sense. Should we move to the next one? हाँ, we should. Unity of direction. The entire organization should be moving toward a common objective in a common direction. ऐसा कुछ उर्विक में भी था ना? उसमें principle of command भी था और It is one principle of uniformity, if I'm not wrong. principle of continuity. Continuity, sorry. Thank you. Right. Principle of continuity था शायद, है ना? Uniformity तो नहीं हो सकता technically. आपकी आवाज नहीं आ रही, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. If you can check your internet connection. Yeah, sure. Just a second. Unity of direction मतलब एक तो obviously organizational goal में use कर सकते हैं. Wealth maximization. Sorry? Wealth maximization. Right, wealth maximization. और preventing goal displacement. मतलब अगर सारी ऑर्गेनाइजेशन एक साथ मूव हो रही तो गोल डिस्प्लेसमेंट चांसेस मिनिमाइज हो जाएंगे. So actually, unity of direction, na, it is about having the common objective. So principle of goal, principle of objective by Orvik. जो first principle है, principle of objective. We can use it in goals chapter, organization goal chapters. That's it. We can say that if organization has a common goal, everyone follows the same goal, then it will enhance the efficiency. And then you can think of goals का कहाँ भी use करेंगे हम लोग, having common goals, unity of direction. सर ट्रेनिंग जो है एचआरएम में वो ज्यादा एफिशिएंट और बेटर होगी अगर एक डायरेक्शन रहेगा कि हमें पता है कि हमें किस डायरेक्शन मूव होना है, उस अकॉर्डिंग हम ट्रेन करेंगे अपने एम्प्लॉयज को. Yes. It will help us in having the efficient culture also. बस इतना इसमें इतना ही है, मतलब जहां जहां पर भी गोल्स आप यूज कर सकते हैं वहां पर यूनिट ऑफ डायरेक्शन को आप ले सकते हैं. नेक्स्ट इज सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू कॉमन गोल. सो यहाँ पर आपका कहाँ पर यूज होगा, कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग, कॉन्फ्लिक्ट व्यूज के बारे में इसका पर्सपेक्टिव हम यूज ऑलरेडी करते ही हैं कि क्लासिकल पर्सपेक्टिव क्या है,
here interest of employee should not take precedence over the interest of the organization as a whole. ये आपका एक ट्रेडिशनल पर्सपेक्टिव हो गया. ये आपका वहाँ पर प्रिंसिपल यूज हो सकता है. Then another is we can use it in integration of individual objective with the organizational objective. ये भी क्वेश्चन जो आया था इस बार भी 24 में, आप इसको यूज कर सकते हैं. Just a minute everyone. So then we have remuneration of personnel. Compensation for work done should be fair to both employees and employer. FAOL did not favor a profit sharing plan for worker but advocated it for managers. So this is a very good principle which we can use in the HRM. है ना? HRM में compensation के लिए इसको यूज कर सकते हैं. Then Quality of work life. क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ के लिए यूज कर सकते हैं. ओबी में मोटिवेशन, मॉनेटरी कॉम्पेंसेशन, इक्विटी थ्योरी में भी इसको यूज कर सकते हैं. इक्विटी थ्योरी के साथ में भी इसको यूज कर सकते हैं मोटिवेशन में. देन डिजाइनिंग द कॉम्पेंसेशन इन HRM वी कैन यूज इट. देन कलेक्टिव बार्गेनिंग में इसको यूज कर सकते हैं. द प्रिंसिपल विच शुड बी केप्ट इन माइंड बाय द मैनेजमेंट while doing the collective bargaining. And then we can also use it in workers participation in management. That how management can win the confidence of workers by giving the suitable compensation. Sir, retention of personnel, Retention of- reducing yes. labor turnover. Yes, reducing labor turnover, retaining talent management, retaining the best employees, and also bringing the equity, gender wise equity, है ना, diversity culture को promote करने में. So this is very important in fact. HRM में तो जितना हो सकता है इसको यूज कीजिएगा क्योंकि ये पूरा HRM के ऊपर ही है ना. नेक्स्ट वी हैव ऑर्डर. मटेरियल्स एंड पीपल शुड बी इन द राइट प्लेस एट राइट टाइम. ये कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब इसको बहुत ज्यादा यूज नहीं है. सेंट्रलाइजेशन डिसेंट्रलाइजेशन wherever we have already discussed about Urvik, जहाँ पर भी Urvik वाला हमने यूज किया था, सेम यहाँ पर हम रखेंगे. Urvik का जो हमारा इंटरलिंकेज वाला डॉक्यूमेंट था वो मैंने शेयर कर दिया था टेलीग्राम पे, राहुल ने जो नोटिंग की थी प्रीवियस सेशन में. तो सेम चीज आप यहाँ पर भी लिंक कर लीजिएगा इसको, है ना. प्लीज रिवाइज दैट डॉक्यूमेंट मल्टीपल टाइम्स, जितना हो सकता है बार बार उसको रिवाइज कीजिए और अपने आंसर्स में यूज कीजिए. मतलब सबसे बड़ा जो बैरोमीटर होगा हमारी एक्सरसाइज का जज करने का कि हाउ आवर एक्सरसाइज इज बेनिफिटिंग अस, दैट दीज पॉइंट्स शुड बी कमिंग इन द आंसर्स दैट वी राइटिंग, है ना. स्केलर चेन, ये भी हमने डिस्कस किया था. प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन ये हमारा उर्विक में था, तो आप वहां से देख लीजिएगा. स्केलर प्रिंसिपल, लास्ट वाला जो प्रिंसिपल था हमारा, यू प्लीज सी देयर. इक्विटी, मैनेजर शुड बी फेयर इन डीलिंग विद द एम्प्लॉइज. इक्विटी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जस्टिस एंड काइंडनेस. तो यहाँ पर अगेन जो हमारा प्रिंसिपल हमने अभी डिस्कस किया था ये रेम्यूनरेशन, तो सिमिलरली इक्विटी को भी हम सिमिलर प्लेसेस पर यूज कर सकते हैं. दैट मैनेजमेंट डीलिंग विद द एम्प्लॉइज, इट हैज टू बी फेयर. तो मोटिवेशन में भी यूज कर सकते हैं, लीडरशिप में भी यूज कर सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट में भी यूज कर सकते हैं, क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ में भी यूज कर सकते हैं, IR में भी यूज कर सकते हैं. प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन, ये सर आई एम फॉरगेटिंग दैट थ्योरी जो एक सॉरी से मेरे दिमाग से निकल रहा है, थोड़ा टाइम हो गया रिवाइज किए हुए, कि जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ था कि मैनेजर्स अगर उनसे बात भी कर लेंगे, न्यू क्लासिकल थ्योरी थी शायद कोई, कि कोई एक्सपेरिमेंट हुआ था कि अगर मैनेजर्स जस्ट बात भी कर लेते तो दे फील लाइट, या फिर वहां पे भी यूज हो सकता है. हाँ, Hawthorne experiments. हाँ हाँ Hawthorne experiments में. जी सर. Stability of tenure. Management should provide systematic human resource planning and ensure that replacements are available to fill vacancies. Very important, बहुत ज़्यादा important है. HRM में human resource planning में यूज कर सकते हैं इसको. और आज के समय में जो haphazard retrenchment हो रहे हैं, haphazard laying off हो रहे हैं, वहां पर भी इसको यूज कर सकते हैं. That proper human resource planning is required. Strategic HRM में इसको यूज कर सकते हैं हम लोग. Then reducing the labor turnover, like it will have high importance in the HRM. HRM में सबसे ज्यादा importance इसकी रहेगी. Quality of work life में भी include कर सकते हैं.
मोटिवेशन में भी इंक्लूड कर सकते हैं इसको हॉबी के अंदर. And yes, initiative. Management should take steps to encourage a worker initiative, which is defined as new or additional work activity undertaken through self-direction. तो initiative को हम use कर सकते हैं. We can use it in motivation. We can use it in leadership. We can use it in quality of work life. We can use it in innovative organizational structures like self-managed team, free flow of organization structure, Quality circle. quality circle. Quality. हाँ, क्वालिटी सर्कल में यूज कर सकते हैं. देन इन द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट वी कैन यूज इट फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, लाइक दे गिवन द अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेरिमेंट, लर्निंग बाय डूइंग प्राइमरली, है ना. इनिशिएटिव उनको अलाउ करें हम लोग. एंड देन इट इज वन ऑफ द नॉन मॉनेटरी इंसेंटिव टू द एम्प्लॉइज, and it is one of the way to ensure the maximum participation of workers. So WPM in the IR, वहाँ पे इसको यूज कर सकते हैं. Then esprit de corps, management should promote harmony and general good feelings among employees. So again, teamwork, culture, good culture, productive culture, team culture, then quality of work life, then reducing the labor turnover, increasing the retention, talent management. तो multiple places we can use it. तो human resource management में it has high utility, है ना. So please take a print out of this document and revise it multiple times. जितना हो सकता है इसको बार बार revise करना है, because in my opinion it is a very simple job, and as you have already been trying, in so many concepts we are using these principles, right? So 14 principles of Orvik and 14 principles of Fayol, जिसमें से कि काफी सारे तो कॉमन ही है. एटलीस्ट यू कैन से 18-19 प्रिंसिपल्स टोटल मिला करके हैं. आप इसको यूज करेंगे तो आवर आंसर्स विल डेफिनेटली इंप्रूव. सो लेट्स वाइंड अप टुडे सेशन. और सान्या, आपकी जो क्वेरी है मैं उसको पढ़ करके आई विल रिप्लाई बाय टुमारो. एक्चुअली आई मिस्ड इट बाय मिस्टेक. मैंने आपको क्वेरी को रीड कर लिया था, लेकिन मैंने उसको अनरीड नहीं किया था. नॉर्मली मैं क्या ये करता हूँ कि क्वेरी को रीड करके अनरीड कर देता हूँ और बाद में रिप्लाई कर देता हूँ, लेकिन आपकी क्वेरी एकदम मिस हो गई थी मुझसे, इसलिए मैं आपकी क्वेरी को रिप्लाई नहीं कर पाया था. ठीक है, तो मैं उसको कल या परसों तक रीड करके अच्छे से रिप्लाई कर दूंगा आपको मैं. थैंक यू फॉर दिस सेशन सर. मैं आपको 5-7 मिनट्स में बस ये स्कैन करके भेजता हूँ सर. श्योर. ओके एवरीवन, ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच सर. See you next week. Thank you, sir. Happy New Year.